अब इस देश में वैसे देखा जाए तो जंगल राज कहने में कोई ऐतराज नहीं है। जो बदमाशी कर रहे हैं और आतंकवाद फैलाना चाहते हैं वही लोग इस सरकार को पसंद करना चाहते हैं। सिंघू बॉर्डर पर जो हाथ पैर काट के लटकाया गया था ये तो एक साजिश थी। हमारे समाज की जो कमजोरियां हैं उनका फायदा उठा करके और पब्लिक को पूरे तरीके से गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। ये जिस तरीके से पहले व्यवस्था थी कि पैसे वाले रहने चाहिए और जो गरीब दबे कुचले हैं वो हमेशा गुलामी के स्तर से ही रहने चाहिए, और सरकार यही करने जा रही है। यही सरकार का पूरे तरीके से इरादा है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बौद्ध विहार में। भंते शील सागर जी से मैं जानने का प्रयास करूँगा कि जो प्रदेश की जो व्यवस्था है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, अभी आगरा में एट्रोसिटी होती है, उसको लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह न्याय व्यवस्था पे लग रहा है। 11 लोग इस प्रकरण में निलंबित भी कर दिए गए। क्या लगता है किसी विशेष जाति समुदाय को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है प्रदेश में? जी, प्रदेश का माहौल देखा जाए तो पूरे तरीके से जिस तरह से सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए जी, प्रदेश के लिए, तो वो तो पूरे तरीके से विफल चल रही है। जी, किसी भी प्रकार का कोई सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए अच्छा सिस्टम नहीं है। जी, जैसे आप किसी भी स्तर से देख लो, व्यापारी स्तर से देख लो, मजदूर स्तर से देख लो, किसान स्तर से देख लो, स्टूडेंट स्तर से देख लो, जी, एनिवे किसी भी सिस्टम से देख लो, हर तरीके से सरकार विफल हो रही है। हर तरीके से लोग दुखी हो रहे हैं और सरकार की तरफ उंगलियां उठ रही हैं। और जिस तरीके से अब एक बात और देखी जाए कि सरकार में जो कुछ पले हुए उनके निजी जो लोग हैं वो ज़्यादातर भेष बदल करके और दूसरों के धर्मों के बन करके और नए नए तरीके से प्रदेश में विवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ 2-3 दिन पहले संकेसा में एक घटना हुई है जिसमें बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों ने ईंट पत्थर मार करके उनके वाहन भी तोड़ दिए गए बेचारों के, और उसमें कई लोग घायल हुए और बहुत भारी स्थिति हुई। अब इस देश में वैसे देखा जाए तो जंगल राज कहने में कोई ऐतराज नहीं। हकीकत में जंगल राज से भी गया बीता स्तर में हो चुका है। जिस तरीके से सरकार का रूप देखा जाए तो सरकार पूरे तरीके से अपने यहाँ प्रदेश में मनुवाद हावी करना चाहती है हर तरीके से। जिस तरीके से पहले व्यवस्था थी कि पैसे वाले रहने चाहिए और जो गरीब दबे कुचले हैं वो हमेशा गुलामी के स्तर से ही रहने चाहिए, और सरकार यही करने जा रही है। यही सरकार का पूरे तरीके से इरादा है। और जो लोग अब की बार मुझे लग रहा है कि ये सरकार अगर जनता थोड़ी सी भी जागरूक होती है तो ये सरकार आना असंभव है, पूरे तरीके से असंभव है। प्रदेश में सरकार किसी को या कोई इस सरकार को पसंद नहीं कर रहा है इस समय। पसंद वही लोग कर रहे हैं जो गुंडे और मवाली टाइप के जो बदमाशी कर रहे हैं और आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, वही लोग इस सरकार को पसंद करना चाहते हैं। बाकी अच्छे लोगों को ये सरकार कतई पसंद नहीं आ रही है। जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपने बताया कि यूपी में जो इस वक्त जो हालात हैं वो किसी जंगल राज से वो कम नहीं है। बिल्कुल जी, आगरा में भी कुछ समय पहले एक एट्रोसिटी होती है। अरुण वाल्मीकि जो बहुजन समाज का एक युवा था, उस पर 25 लाख रुपए का चोरी का आरोप लगा के उसे कस्टडी में मार दिया जाता है बर्बरतापूर्वक। उसकी फैमिली से मैंने मुलाकात की थी, मैंने जांचने की और वहाँ जो पूरी जो सुनवाई की कोशिश की, तो वहाँ ये पता चलता है कि जो उनके जो पीड़ित परिवार था अरुण वाल्मीकि का, उनकी चाहे वो वाइफ हो, उनकी चाहे बहन हो, तमाम लोगों को चौकी में ले आकर बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है। तो ये सब किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? क्या एक विशेष, अब हम इस मान लें कि प्रदेश में एक विशेष जाति को टारगेट बार बार किया जा रहा है? इसका उनका एक उद्देश्य है जी। जिस तरीके से बहुजन समाज के लोग और अन्य अच्छे लोग सरकार के प्रति आवाज़ उठा रहे हैं जी, तो उन्हें इस तरह का भय लगा है कि अगर इनका समूह बढ़ जाता है तो ये लोग हमारे पूरे तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए ये छोटे छोटे अल्पसंख्यक वर्गों को शिकार बना करके उनके अंदर ऐसा भय पैदा करना चाहते हैं कि इनका किसी भी प्रकार का कोई वजूद न बन पाए जो हमारी सामने आवाज़ उठा करके खड़े हो सकें। जी, योगी जी तो कहते हैं ये भयमुक्त प्रदेश है। जो उनके मंत्री हैं उनका बयान भी आता है कि भयमुक्त प्रदेश है, सब यहाँ पर कुशल मंगल है। ये जो विपक्ष के लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो क्या लगता है कितना उस बात से हम माद्दा रखें? जी, देखिए, योगी जी का अपना कहने का तरीका अपने स्तर से शायद हो सकता है सही भी हो, वैसे अगर जनता के तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल झूठ है ये बात। जी, भय मुक्त नहीं है, ये प्रदेश भय युक्त हो गया है। जी, पूरे तरीके से महिला से लेकर के पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, कोई भी कहीं भी किसी से पूछो, हर व्यक्ति एक डरा सहमा सा दिखाई देता है। क्यों कि आज आवाज़ उठाते हैं तो
उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, उस पर केस लाद दिए जाते हैं, उसे टॉर्चर किया जाता है और जहाँ तक है कि उस व्यक्ति को आवाज़ उठाने लायक नहीं छोड़ा जाता है। तो अब अगर ये कहा जाए कि ये प्रदेश भय मुक्त है, तो ऐसा कहना तो एक तरह का बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जैसे आसमान को ज़मीन कहना, ज़मीन को आसमान कहना। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले सिंधु बॉर्डर पे एक दलित युवक को ही हाथ पैर और काट के उसे टांग दिया जाता है। उसके बाद अभी अरुण वाल्मीकि की हत्या हो गई पुलिस कस्टडी में। उससे पहले भी बहन मनीषा वाल्मीकि थी, उनका रेप करके जला दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे इशारा करती है, कहाँ न्याय व्यवस्था हमारी जो इन सब मापदंडों को इसमें कम दिखती है, कहाँ हमसे चूक होती है? ये ऐसा है, जिस तरीके से ये जो कांड होते हैं, अब जैसे वो जो सिंघू बॉर्डर पर जो हाथ पैर काट के लटकाया गया था, ये तो एक साजिश थी। जी, ये क्या साजिश थी कि जैसे किसानों का जो संगठन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसे बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से उनकी शक्ति को कमजोर करके खदेड़ के भगा दिया जाए, और यही उनका प्रयास है। जैसे कुछ दिन पहले लखीमपुर में हुआ था, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, तो ये सब बवाल यही है। मैं एक बात, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे कि धर्म ग्रंथों के आपको काफी इसमें ज्ञान होता है इन चीजों का, तो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं ऐसा वर्णन है कि अगर कोई उसको ठेस पहुंचाए तो उसकी हत्या करके टांग दिया जाए? तो आपको लगता है ग्रंथों में इस तरह के कुछ बातें लिखी होती है क्या? ऐसा नहीं, ये कवि सिद्धांत से गुरु ग्रंथ साहिब कहीं दूसरी जगह से नहीं है, मैं बता दूं। ये गुरु ग्रंथ साहिब ज़्यादातर कबीर वाणी से ही है। उसमें कबीर की वाणी, सटीक वाणी वो है जो मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए एक पूजनीय सिद्ध होती हैं, और ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ये तो गलत जो लोग उंगली उठा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब पर, तो ये तो एक हमारे जो पुराने महापुरुष थे, जो समाज को जागृत करके एक नई दिशा दे गए, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना है। ये ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें सारी वाणियां तो कवि साहब की हैं। तो कवि साहब ने कभी इन बातों को नहीं उन्होंने सिद्ध किया कि इस तरीके से किसी भी प्रकार की गलत सिद्धांत से मनुष्य को दबा करके और उसे पूरे तरीके से बर्बाद बदनाम करके उसे मिटा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। निहंगों पे आरोप, निहंग जो सरदार हैं उन पे आरोप लगता है, और उसमें जो कुछ लोग हैं वो सरेंडर भी करते हैं, वो सामने आते हैं प्रशासन के और सरेंडर करते हैं, लेकिन फिर वहीं एक बयान निकल के आता है निहंगों की तरफ से कि अगर इस तरह की घटनाएं उनके गुरु ग्रंथ साहब को दोबारा अटैक किया जाएगा तो वो फिर से इस तरह के कृत्य दोहराने में उन्हें समय नहीं लगेगा। तो ये क्या इशारा, किस मानसिकता की तरफ ये सब चीज़ें इशारा करती है? ये मैंने पहले कह दिया है कि ये लोग अपना जो दबदबा है उसे अपना करके भयभीत करना चाहते हैं सबको, ताकि हमारे लिए हमारे कोई खतरा न बन जाए, या हमारे जो सरकार जो ये करना चाहते हैं, सरकार के मंसूबों को पूरा, उनमें कोई बाधा ना अटके। ये अपने हर तरह से मंसूबे पूरा करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाना चाहते हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद 4 प्रकार से लोग पब्लिक को काबू में करती है ना। पब्लिक काबू करने के लिए 4 चीज़ों का उपयोग होता है, साम दाम और दंड और भेद। जिस तरीके से समानता से अगर उसे फंसा लिया जाए तो वो समानता से काम करते हैं, और अगर दाम से खरीदा जाए तो दाम से वो खरीद लेते हैं, और ऐसे भी नहीं आता है तो उसे दंडित करके खरीद लेते हैं, और तो भी नहीं है तो उसकी कमजोरी देख लो, कमजोरी पकड़ लो, बस अपने आप काबू में आ जाएगा। तो ये लोगों की ये सामदाम दंड भेद वाली 4 नीतियां काम कर रही हैं, और इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जब तक मैं जानता हूं कि जनता का जो समुदाय है वो पूरे तरीके से मजबूत नहीं होगा, आपस में एक दूसरे का तालमेल नहीं रहेगा, तब तक हम एक एक करके इसी तरह से विफलता में भटकते रहेंगे, हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं, ये भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग तो हमारे ऊपर वास्तव में हमारे समाज की जो कमजोरियां हैं उनका फ़ायदा उठा करके और पब्लिक को पूरे तरीके से गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। ये जैसे पहले था मनु व्यवस्था, उसी तरीके से ये लाना चाहते हैं जी। तो ये सरकार का कोई मतलब नहीं है, ये सरकार तो बिना मतलब की, ये वैसे भी ये धोखेबाज लोग हैं, कोई अच्छे थोड़ी हैं, क्योंकि इन लोगों ने सरकार में हमेशा धोखा करके लोगों को, प्रत्याशियों को हरा हरा करके कि जालसाजी से, ज़बरदस्ती से, कभी वो ईवीएम सिस्टम से हरा हरा करके इन्होंने अपनी सरकार बना करके सिस्टम बना लिया। अब वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये उसकी सरकार होती जी, गठबंधन की, तो ये सरकार गिर जाती। अब इनकी स्पष्ट सरकार है,
तो स्पष्ट सरकार है। तो अब इसमें इनको पूरा भरोसा है कि 5 साल तक तो हमें कोई गिराने वाला नहीं है, और इन 5 सालों में हमारे प्रशासन से लेकर के मंत्रिमंडल तक सभी खरीद लेंगे हम, और हमारे सरकार के मंसूबे पूरे हमेशा के लिए हो जाएंगे, और हमेशा हमेशा हम लोग और इस देश के और शासक बने रहेंगे। जी, अब मैं अंतिम आपसे सवाल जानना चाहूँगा, यूपी में 2022 में चुनाव होने जी, ये जो जितनी भी एट्रोसिटी, चाहे वो बहुजन समाज पे हो, SC ST OBC माइनॉरिटी पे हो, और तमाम जो अन्य वर्ग हो, वो भी इससे प्रताड़ित हैं। आप मनीष गुप्ता का मर्डर कर दिया जाता है, पुलिस पे वहाँ पे भी आरोप लगते हैं कि पुलिस वालों ने मारा था, उससे पहले एक तिवारी कांड होता है। तो ये तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव पे कितना असर डालेगी, और क्या लगता है आपको कौन सी सरकार जो इन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने का काम करेगी? जी देखिए, जिस तरीके से अगर इस सरकार की बात कही जाए जी, तो ये सरकार तो कभी इन चीज़ों पे अंकुश लगाने वाली ही नहीं, क्योंकि जो किसान उस पौधे को लगाता है वो उसे क्या तोड़ना चाहेगा, उसे तो फलते फूलते देखना चाहेगा। बिल्कुल। तो सरकार ये जो प्रेजेंट सरकार है, इस समय वर्तमान है, तो वो तो इस चीज़ को नहीं चाहेगी, क्योंकि उसी की लगाई हुई जो सारी बीमारियां हैं, तो वो अपनी बीमारियों को और बढ़ाएगी। जी हाँ, ये है कि अगर नई सरकार इसमें प्रदेश में हमारे में कोई, जैसे हमारी पहले सरकारें रहीं, तो अगर उनमें से अगर कोई सरकार नया रूप लेकर के अगर आ जाती है, तो शायद हो सकता है कि ये गतिविधियां रुक सकती हैं, कई हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।